मगध की राजधानी पाटलिपुत्र का आसमान हल्के नीले रंग का था, लेकिन आज हवाओं में एक अजीब बेचैनी थी। महल के विशाल द्वारों के बाहर सैनिक कतार में खड़े थे और अंदर सभा भवन में शोर गुल मचा हुआ था। राजा धनानंद, जो अपने क्रूर स्वभाव और अहंकार के लिए मशहूर थे, आज असाधारण गुस्से में थे। दरबारियों में से कोई भी उनकी आंखों में सीधा देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इन विद्रोही नगरवासियों को सबक सिखाना ही होगा। राजा की आवाज गूंजी, लेकिन महाराज, एक वृद्ध मंत्री ने डरते डरते कहा, अगर हम और अत्याचार करेंगे तो प्रजा पूरी तरह से विद्रोह कर देगी। धनानंद ने अपने सोने जड़े सिंहासन की बांह पकड़कर जोर से मारी और गरजे, प्रजा का काम है कर देना, सवाल करना नहीं, और जो सवाल करेगा उसका सिर काट दिया जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया। इसी समय दरबार से दूर एक छोटे से आश्रम में चाणक्य अपने शिष्यों के साथ चर्चा कर रहे थे। उनका स्वर शांत था, लेकिन आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। याद रखो, उन्होंने कहा, अन्याय की जड़ को काटना आसान नहीं होता, लेकिन यदि हम धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें तो सबसे मजबूत वृक्ष भी गिर सकता है। शिष्य चंद्रगुप्त, जो अभी युवा और उत्साही थे, बोले, गुरुदेव, हम कब तक प्रतीक्षा करेंगे? लोग पीड़ित हैं और राजा दिन ब दिन और निर्दयी होता जा रहा है। चाणक्य ने धीमी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, समय आने दो चंद्र। जल्दबाजी में उठाया गया कदम हमें हानि पहुंचा सकता है। पहले हमें राजा की कमजोरी जाननी होगी, तभी प्रहार करेंगे। राजमहल का षड्यंत्र। महल के अंदर राजा के कुछ दरबारी गुप्त बैठक कर रहे थे। उनमें से एक महाप्रतिहार फुसफुसाकर बोला, राजा का क्रोध अब राज्य के लिए खतरा बन गया है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हम सब डूबेंगे। दूसरा मंत्री बोला, लेकिन विरोध करना आत्महत्या है। पहला मंत्री, जरूरी नहीं। अगर हमें सही व्यक्ति मिल जाए जो राजा को चुनौती दे सके तो हम। उनकी बात पूरी होने से पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई और दोनों चुप हो गए। चाणक्य की योजना का पहला चरण। उधर आश्रम में चाणक्य ने अपने शिष्यों को एक गुप्त मिशन पर भेजा। राजधानी के बाजार में जाओ और लोगों की बातें सुनो, जानो कि वे राजा के बारे में क्या सोचते हैं। कुछ दिनों में शिष्य लौटे और जो समाचार लाए वह गंभीर था। गुरुदेव, लोग राजा से नफरत करते हैं, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कहते, मगर अगर उन्हें उम्मीद दिखे तो वे हमारे साथ खड़े होंगे। चाणक्य ने मन ही मन निर्णय लिया, अब समय आ गया है पहली चाल चलने का। गुप्त मुलाकात। एक अंधेरी रात में चाणक्य एक गुप्त रास्ते से पाटलिपुत्र पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात उन्हीं दो मंत्रियों से हुई जो राजा से असंतुष्ट थे। मंत्री बोले, अगर आप सच में राजा को हटाने की योजना बना रहे हैं तो हमारे पास आपका साथ देने का कारण है। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, कारण तो प्रजा का दुहक है, लेकिन सफलता के लिए हमें चंद्रगुप्त की शक्ति और आपकी जानकारी दोनों चाहिए। मुलाकात के अंत में एक गुप्त संधि हो गई। राजा धनानंद के पतन की दिशा में पहला कदम, चंद्रगुप्त की परीक्षा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बुलाकर कहा, अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। तुम्हें शत्रु के इलाके में जाना होगा, उसकी सेना का हाल जानना होगा और वापस आना होगा। यह कार्य आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम सफल हुए तो हमारी योजना आगे बढ़ेगी। चंद्रगुप्त ने दृढ़ता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं असफल नहीं होऊंगा। रात के अंधेरे में वह शत्रु की सीमा की ओर निकल पड़ा। हर कदम खतरे से भरा था, लेकिन उसका हृदय दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की प्राचीन इमारतें सूर्य की सुनहरी किरणों में चमक रही थीं। चाणक्य सुबह ही पुस्तकालय के एक कोने में बैठ गए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे आने वाले समय में कुछ बड़ा देखने वाले हों। विद्यार्थियों की भीड़ बढ़ रही थी। हर कोई चाणक्य से मिलकर कुछ न कुछ सीखना चाहता था, लेकिन चाणक्य का ध्यान आज एक विशेष शिष्य की ओर था, आर्यनंद। आर्यनंद तेज दिमाग का था।
पर उसका सबसे बड़ा दोष था अति आत्मविश्वास। गुरुदेव, मुझे लगता है कि मैं अपने समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, आर्यनंद ने मुस्कुराते हुए कहा। चाणक्य ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में बोले, आर्यनंद, जो स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझने लगता है वह मूर्ख बनने की ओर पहला कदम बढ़ा चुका होता है। दिन बीतते गए, लेकिन आर्यनंद का स्वभाव नहीं बदला। एक दिन चाणक्य ने उसे बुलाया और कहा, कल सुबह सूर्योदय से पहले तुम मेरे साथ जंगल चलोगे। आर्यनंद को समझ नहीं आया, लेकिन उसने सहमति दे दी। अगली सुबह चाणक्य और आर्यनंद जंगल की पगडंडियों पर चल रहे थे। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा बह रही थी। चलते चलते वे एक नदी किनारे पहुंचे, जहां एक बूढ़ा लकड़हारा पेड़ काट रहा था। चाणक्य ने उससे पूछा, बाबा, तुम्हारी उम्र काफी हो चुकी है, फिर भी तुम यह भारी काम क्यों कर रहे हो? लकड़हारे ने हंसते हुए कहा, गुरुजी, जीवन में मेहनत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर मैं रुक गया तो मेरा शरीर भी साथ छोड़ देगा। आर्यनंद चुपचाप यह सब देख रहा था। चाणक्य ने उसकी ओर मुड़कर कहा, बुद्धिमानी का अर्थ केवल ज्ञान होना नहीं है, बल्कि उसे सही समय पर और सही तरीके से प्रयोग करना भी है। और यह तभी संभव है जब तुम विनम्र रहो। इसी बीच जंगल के अंदर से एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। आर्यनंद डरकर पीछे हट गया, लेकिन चाणक्य शांत खड़े रहे। थोड़ी देर में पता चला कि वह शेर घायल है और पानी की तलाश में भटक रहा है। चाणक्य ने अपने अंगोछे को फाड़कर पट्टी बनाई और शेर के घाव पर बांध दी। आर्यनंद यह देखकर हैरान रह गया। गुरुदेव, आप एक खतरनाक शेर की मदद कैसे कर सकते हैं? चाणक्य मुस्कुराए। बेटा, जो दूसरों के डर से अपना कर्तव्य भूल जाता है, वह कभी सच्चा नेता नहीं बन सकता। उस दिन आर्यनंद ने पहली बार महसूस किया कि सच्ची बुद्धिमानी दिखावे में नहीं, बल्कि सेवा, विनम्रता और साहस में होती है। चाणक्य ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, याद रखो, ज्ञान का घमंड सबसे बड़ा अज्ञान है। मगध की सभा में अब निर्णायक क्षण आ चुका था। राजा धृतराष्ट्र ने दरबार में घोषणा की, आज हम चाणक्य की अंतिम परीक्षा लेंगे। यदि वह इसमें सफल रहे तो वही हमारे राज्य का मुख्य सलाहकार बनेगा। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी यह जानने को उत्सुक थे कि आखिर यह अंतिम परीक्षा क्या होगी। अंतिम परीक्षा, राजा ने कहा, चाणक्य, तुम्हें 3 प्रश्न दिए जाएंगे और उनके उत्तर तुम्हें एक ही सांस में देने होंगे, वह भी ऐसे कि राज्य के सभी लोग संतुष्ट हों। पहला प्रश्न, एक राजा को सबसे पहले किसका ध्यान रखना चाहिए? अपने राज्य का, अपने परिवार का या अपनी प्रतिष्ठा का? दूसरा प्रश्न, दुश्मन से बदला लेने का सबसे सही समय कब होता है? तीसरा प्रश्न, कौन सा ज्ञान ऐसा है जो एक बार पा लिया जाए तो फिर कभी खोया नहीं जा सकता? चाणक्य ने बिना देर किए उत्तर दिया, राजा को सबसे पहले प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही उसकी शक्ति और अस्तित्व की जड़ है। दुश्मन से बदला लेने का सबसे सही समय तब है जब वह सबसे कम उम्मीद कर रहा हो, और तब जब जीत निश्चित हो। और जो ज्ञान कभी नहीं खोता वह है आत्मज्ञान, क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता और यह मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहता है। सभा तालियों से गूंज उठी। राजा धृतराष्ट्र मुस्कुराए और बोले, चाणक्य, आज से तुम हमारे मुख्यमंत्री हो। चाणक्य का पहला आदेश। मुख्यमंत्री बनते ही चाणक्य ने पहला आदेश दिया, राज्य के हर गांव में विद्यालय बनेंगे। वहां केवल युद्ध और राजनीति नहीं, बल्कि धर्म, नीति और आत्म ज्ञान भी सिखाया जाएगा। लोगों में नई ऊर्जा का संचार हुआ। गांव गांव में शिक्षा का दीप जलने लगा। प्रजा में आत्मविश्वास और एकता बढ़ी। छुपा हुआ षड्यंत्र। लेकिन इस सुखद माहौल में भी कुछ दरबारी असंतुष्ट थे। वे नहीं चाहते थे कि चाणक्य राज्य में इतनी शक्ति और सम्मान पाए। उन्होंने गुप्त रूप से पड़ोसी राज्य के राजा को संदेश भेजा, यह सही समय है मगध पर आक्रमण करने का, क्योंकि राजा नए मंत्री के काम में व्यस्त है। युद्ध का आह्वान। जब यह खबर चाणक्य को मिली तो उन्होंने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने पड़ोसी राज्य के जासूसों को पकड़वाया
और उनके जरिए एक झूठी खबर फैलाई। मगध की सेना कमजोर है और राजा बीमार है। दुश्मन इस झूठ पर विश्वास कर बैठा और सीमाओं पर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, चाणक्य ने पहले से तैयार की हुई घात योजना से उसे घेर लिया। कुछ ही दिनों में दुश्मन की सेना पराजित हो गई। अंतिम संदेश। युद्ध समाप्त होने के बाद चाणक्य ने दरबार में खड़े होकर कहा, नीति यह नहीं है कि हमेशा युद्ध किया जाए, नीति यह है कि युद्ध को बिना लड़े जीता जाए, और यदि लड़ना ही पड़े तो ऐसा वार किया जाए कि दुश्मन फिर कभी आंख उठाकर न देखे। राज्य में शांति स्थापित हो गई। लोग चाणक्य को केवल मंत्री ही नहीं बल्कि राज्य का रक्षक कहने लगे। उनकी नीतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन गई।